दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मेरा नाम आमिर उस्मानी है और मैं वर्तमान में आजाद समाज पार्टी काशीराम से जिला महासचिव के पद पर हूँ। समय कम है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी आ चुके हैं हमारे बीच में। बाहर अभी हमारे राजू भाई लेने के लिए गए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। चंद लाइनें कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में मैं अपने लाइनों के माध्यम से ही आपको अपनी बात रखूंगा। आज का जो दौर चल रहा है मुस्लिम भाइयों के साथ फिरके परस्ती का, उन पर दो लाइनें कहूंगा कि अंसारी है, सैफी है, मलिक है या कुरैशी। ये कोई मेरी लाइनें नहीं है, लेकिन आज शूट करती हैं हम लोगों पर। भाई मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन आज का जो हमारा दौर चल रहा है, हम लोगों पर जो बीत रही है, वो हम पर काफी शूट करता है कि अंसारी है, सैफी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है। हम लोग अंसारी है, सैफी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है। हम लोग जो कुछ भी है बिरादर से हुए, बाद में आरिफ। ये याद रहे कि पहले मुसलमान हैं हम लोग, मुसलमान हैं हम लोग। आज हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है। मैं थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो रहा हूं तो मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से बोल लो। हमारे बीच अब हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी हमारे बीच में आ गए हैं। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो महापुरुषों पे माल्यार्पण करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, माननीय श्री काशीराम साहब अमर रहे, माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अमर रहे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब अमर रहे। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। सब साथी बैठे हैं अपनी अपनी सीट पर, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक बात मंसूरी साहब, और अब हमारे बीच में रफीक भाई हैं, वो आए और हमारे महानगर तिवारी का माला और शॉल पहनाकर स्वागत करें। काली भैया को भी स्वागत। हमारे बीच में आमिर कुरैशी साहब हैं, वो आए हमारे शमशेर अब्बास जी का माला पहनाकर और शाल पहनाकर स्वागत करें।
खड़े हो जाए। हमारे बीच में सलीम अब्बासी साहब वो आए, हमारे हाजी मंसूर साहब का माला पहनाकर और साल देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में सूफी साहब हैं और वो आए और माला पहनाकर स्वागत करें। समद अंसारी आए और हमारे जिले के महासचिव बहुत ही जुझारू आमिर उस्मानी का माला पहनाकर और साल पहनाकर स्वागत करें और सब ताली बजाते रहे भाई, जिसका स्वागत है ताली बजाते रहे। हमारे बीच में फिरोज मंसूरी साहब आए। फिरोज मंसूरी ताली बजाकर मैं स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सम्मान करें। हमारे बीच ताली में कंजूसी नहीं रहे। फिरोज भाई और इकबाल और हमारे बरकरार बड़ी अच्छी तरीके की टीम और समद अंसारी जिन्होंने कहा दा से दलित और माँ से मुस्लिम दोनों मिलकर दम लगा दो, उस कारवा को आज हमारे प्रदेश कोर कमेटी सदस्य जी ने दम लगाने का काम किया है। इस वजह से आज इनका स्वागत हमारे आगरा मंडल प्रभारी आदरणीय राजेंद्र कुमार जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। डॉक्टर साहब अल्लादीन चाचा अल्लादीन चाचा हमारे बीच में बीरू भाई भी हैं, वो आए मंच पर, उनका मैं माला पहना के संदीप भाई से गुजारिश करूंगा कि वो साल देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। देखिए सबका सम्मान है। अगर होता है कि कहीं कार्यक्रम में रह जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो इस बहुजन विचारधारा जोड़ने वाले महानायक माननीय दीनाबाला वाल्मीकि साहब को नमन करता हूं और इस देश के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, इस देश के अंदर वंचित समाज की लड़ाई को आगे ले जा रहे नगीना के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस बहुजन समाज के मुस्लिम भाईचारा कमेटी के सम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि
आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, समय समय पर हमको अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे बहुत ही जानदार और शानदार माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब को अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पर विराजमान आगरा मंडल के मंडल प्रभारी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान आगरा महानगर के महानगर अध्यक्ष भाई शाहरुख कुरैशी जी, मंच पर विराजमान आगरा मंडल के मुस्लिम भाईचारा कमेटी से मंडल संयोजक भाई इसराज खान साहब, मंच पर उपस्थित महानगर के प्रभारी भाई संदीप जैन जी, मंच पर उपस्थित भाईचारा कमेटी के जिला संयोजक आदरणीय शमशेर अब्बास जी, मंच पर उपस्थित जिले के बहुत ही जानदार शानदार महासचिव हमारे भाई आमिर उस्मानी जी, मंच पर उपस्थित हाजी साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे बड़े सीनियर हमारे मीडिया के प्रभारी सौरभ दयाल जी, कैप्टन साहब, आप सभी को मेरा और मेरे सामने हमारे मुस्लिम समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने बैठा है, मैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो मैं अपना सारा समय उनको समर्पित करता हूं। दो लाइन में आप लोगों को कहना चाहता हूं। ऐ मेरे लोगों, आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यक समाज की कोई आवाज उठा रहा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। आपने देखा जब इस देश के अंदर सरकार ने सीए एनआरसी एनपीआर लेकर आई और इस देश के मुसलमानों को इस देश से निकालने का प्रयास किया गया, तो जिनको आप लोग वोट देते गए, सालों साल जिनको आपने वोट दिए, वो कोई बोलने वाला नहीं आया, वो कोई लड़ने वाला नहीं आया। जमा मस्जिद से एक नगीना, एक शेर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आए और कहा जहां मेरे मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा वहां अपना खून देंगे। ऐसे नेता आप लोगों को मिल गए हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में। आपने देखा दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में हमारी माताएं, हमारी बहनें धरना दे रही थी, आंदोलन कर रही थी और इस सरकार से लड़ रही थी, भरी सर्दी में सरकार से लड़ रही थी। तो वो लोग जिनको आप इतने सालों से वोट देते आए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी और पार्टी के लोग हों, वो कोई बोलने वाला नहीं आया, वो कोई लड़ने वाला आपके लिए नहीं आया। कोई लड़ने वाले नेता आए तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आए। और सीएनआरसी एनपीआर आंदोलन में जमा मस्जिद से जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पड़ी तो उनको 1 महीने की तिहाड़ जेल भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, उनको इस देश में रहने के लिए और उनको देश में मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 1 महीने की तिहाड़ जेल भी झेली। है मेरे लोगों, आज वक्त आ गया है, हमको भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक ऐसे नेता मिल गए हैं जो ना डरते हैं, ना किसी से खौफ खाते हैं और अपने समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। कल ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, अगर आपने पार्लियामेंट की स्पीच सुनी होगी तो कल ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश में प्रधानमंत्री से पूछा है कि जब आप कुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो तो बताइए हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार ईद आ रहा है, उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च करोगे? बताओ, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, उसमें कितने पैसे खर्च करोगे? बताओ, हमारे रविदास महाराज जी की जयंती आ रही है, उसमें कितने पैसे खर्च करोगे? क्या मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इस देश से निकल जाना चाहिए? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल पार्लियामेंट में सवाल किया। सम्मानित साथियों, आज आपकी कोई आवाज उठा रहा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग एकजुट होकर के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करिए, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए, भीम आर्मी को मजबूत करिए। यकीन मानिए, इस देश में सबसे पहले अगर मुस्लिम समाज की पे कोई बात आएगी तो ये दलित समाज के लोग और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपसे आगे खड़े होंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। यही अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का आभार और धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, धन्यवाद। वक्ताओं की कड़ी में आगे मैं अपने जिले के मंडल प्रभारी, हमारे आगरा जिले के प्रभारी कैप्टन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज में सभी महापुरुष संतों को नमन करते हुए आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
जो कि 2 बार एमएलसी रहे हैं और आज उपस्थित हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा साधारण जय भीम और सामने मेरे जितने प्राकृतिक बैठे हुए हैं उनको मेरा साधारण जय भीम। भाइयों, जिलाध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छी बात कही और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और जोड़ूंगा कि आज की सभा में जो भाईचारा आप लोगों ने दिखाया है, मैं आशा करता हूं कि भाईचारा हमें दिल्ली के तक के अलावा उत्तर प्रदेश के तक पहुंचाएगा। ये भाईचारा ऐसे ही बढ़ता रहे, हम कारवा जवाब करते रहे, आगे बढ़ते रहे और इस बहुजन समाज की जो आवाज को भाई उठाते हैं, दलित समाज की आवाज को उठाते हैं, मुस्लिम भाई के अत्याचार को उठाते हैं, हम उनके कारवा को आगे बढ़ाएं, उनके हाथों को मजबूत करें, आगे आने वाले चुनावों में उनका साथ दें और जो भी प्रत्याशी उनकी पार्टी से खड़ा होगा, जिसका चुनाव चिन्ह है केतली, उस पर वोट दें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढें, क्योंकि एक ही समस्याओं का हल एक ही है कि हम अपने वोट का सही अधिकार करें, सही नेता चुने, सही पार्टी चुने। आज बहुत अच्छा कहा जिलाध्यक्ष ने कि आज के समाज में एक ही नगीना पैदा हुआ है जो संसद में दहाड़ता है और उस नगीना का नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो भाइयों, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जब भी आगे इलेक्शन आता है, हमें पूरा आशा है कि इस बार जो कारवा हमारे सामने बैठा है वो हमें तक पहुंच जाएगा और आपको आमंत्रित करूंगा कि मैं उनका स्वागत करूंगा। कुंदन लाल जी आए यहाँ मंच पर और हाफिज राशिद साहब वो भी मंच पर आए, उनका भी मैं स्वागत और सत्कार करता हूँ। बाकी है साथियों, देश के सभी फायदेमंद बिजनेस ऊंची जाति वालों के हाथ में है। छोटी जाति वालों को चलने के लिए बैसाखी दे देने से ये देश नहीं सुधरेगा। इस देश में एजुकेशन, इनकम, बिजनेस का अधिकार सबको एक समान नहीं मिलेगा, ये देश नहीं सुधरेगा। आर्थिक स्थिति में समानता नहीं है तो देश की तरक्की भी नहीं, देश की तरक्की भी नहीं। हमारे देश की जाति व्यवस्था बहुत बड़ी बीमारी है। ये दौलत कभी भी हम लोगों को बराबरी नहीं आने देगी। अब आपके बीच में कुछ ही क्षण में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विचार रखेंगे, लेकिन साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आपको इज्जत सम्मान चाहिए, कहीं भी अपनी हक अधिकार चाहिए, तो इसी तरीके से संगठित होकर अपनी शक्ति एक साथ दिखाइए, तभी मान सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। जिस तरीके से इस्लाम सिखाता है एक ही सब में रहे बंदा नवाज, उसी तरीके से हमें राजनीति में भी ये समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई ऊपर के पैनल पे कौन लड़ रहा है। आज देख रहे होंगे आप, देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हम कांग्रेस को, सपा को, बसपा को वोट देते आए। समाजवादी पार्टी का कितना वोट है बताइए इस उत्तर प्रदेश के अंदर? मात्र 8% या 8.5 9% होगा। और हम लिखित में 18% मुस्लिम समाज से है, जो मुस्लिम पूरा समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर 18% है। और वो किसको वोट देके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगे बढ़ा रहे हैं? अखिलेश समाजवादी पार्टी को। जब आजम खां एक बकरी चोरी के मुकदमे में मुकदमा दर्ज होता है, क्या समाजवादी पार्टी का ये दायित्व नहीं बनता था कि वो एक दिन के लिए ही भाई कि कम से कम जेल भरो आंदोलन अपने आह्वान करते? बताओ मेरी बात सही है गलत है? नहीं, बताओ सही है गलत है? सही है ना? लेकिन नहीं किया। वोट हमारा चाहिए, राज्य करेंगे, हम दली बिछाते रहेंगे।
इसको हमें समझना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर जी को हमने सिर्फ नगीना के अंदर सदन में भेजा है, सपोर्ट किया है, लेकिन आज ईमानदारी से बता दो, जहां भी जुल्म जास्ती मुसलमान पे हो रही है कि मात्र 545 सांसदों में से एक ऐसे नेता है जो खुल के कहते हैं मेरे मुस्लिम भाई के साथ अगर शोषण होगा मैं जमीन पर उतर के काम करूंगा। मैं एक सिंगल मात्र सांसद है। अब अंदाज लगा लो कि भाई चंद्रशेखर जी की विचारधारा वाले लोग अगर सदनों में पहुंचेंगे आपकी हमारी यूनिटी से, तो वो कितना बदलाव कर सकते हैं। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जी का कोई भी नुमाइंदा, अगर चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायत का चुनाव लड़े, चाहे प्रधान का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे विधायक का चुनाव लड़े, हमें भाई चंद्रशेखर जी के नुमाइंदे को जुटा के सदन में भेजना है, क्योंकि वही मात्र ऐसे नेता है जो हक अधिकार की हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस कौम ने 700 साल राज किया, आज उसका बद से बदतर हालत क्यों है? क्योंकि हम टुकड़ों में बढ़ गए। कभी नहीं समझाएंगे, भाजपा के लोग ये बात कभी नहीं समझाएंगे, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोग ये बात कभी नहीं समझाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात तो उनके खिलाफ जाती है, इसलिए वो नहीं समझाएंगे। वो तो ये समझाएंगे मुस्लिम भाइयों हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपकी पार्टी है, गरीबों कांग्रेस आपकी पार्टी है, इस बार कांग्रेस की सरकार बना दो, हम गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, गरीबों के बच्चों को नौकरी देंगे। इस प्रकार की बातें करके वोट ले लेते हैं और सरकार बना के आज भी हमारे लोग 20 करोड़ से ज्यादा लोग बिना छत के रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में, टाट पट्टियों में। आप लोग जाते होंगे कभी लखनऊ, तो कानपुर से लेके और कानपुर का जो 30-35 किलोमीटर का रेलवे रूट है, उसके दोनों तरफ देखना गड्ढे हैं और पानी सड़ा रहता है पूरे कानपुर का, और उन्हीं गड्ढों में टाट पट्टी डाल के लगभग 2-3 लाख लोग रह रहे हैं। और प्रत्येक शहर में रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, मस्जिद के पास, मंदिर के पास, चर्च के पास, गुरुद्वारे के पास आपको हजारों लोग मिलेंगे जो भीख मांग रहे हैं। प्रत्येक चौराहे पर छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांग रहे हैं। ये सारे लोग हमारे आपके लोग। संविधान सबको अधिकार देता है कि इनको शिक्षा मिले, इनको रोटी कपड़ा मकान मिले, संविधान अधिकार देता है। लेकिन संविधान को चलाने वाली सरकार में बैठे हुए मनुस्मृति को मानने वाले लोग वो व्यवस्था नहीं करते। तो मैं कह रहा था कि जो सरकार के स्कूल थे, उन स्कूलों से हमको अकल आई, हम अपने हित की बात करने लगे तो इनको डर लगने लगा। इन्होंने प्लान किया कि सरकार के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई खराब कर दो। तो सारे प्राइमरी स्कूल सरकार के, सारे जूनियर स्कूल, सारे इंटर कॉलेज, सारे डिग्री कॉलेज, उनमें पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 होती है, 5 टीचर होने चाहिए, हेड होना चाहिए, 6 होने चाहिए। लेकिन आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में, आप मेरी स्पीच के बाद जाना घूमने के लिए, जो सरकार के स्कूल है, आपको 2 टीचर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब क्लास 5 है, एक क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, एक में 20 बैठे हैं, एक में 30 बैठे हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे हैं और स्टाफ है नहीं। स्टाफ नहीं है तो उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अब एक टीचर है तो एक क्लास में खड़ा हो जाएगा, 2 है तो 2 में खड़े हो जाएंगे, बाकी 3 क्लासों को कौन पढ़ाएगा? तो इसका मतलब वो टीचर क्या करते हैं, सारे बच्चों को एक साथ बैठा देते हैं और बैठा के जनता को गुमराह करने के लिए प्रचार क्या करते हैं कि मिड डे मील के नाम पे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। वो मिड डे मील का मतलब है कि टीचर रसोई में जाए, रसोई से रसोईया से कहे भाई खाना बना जल्दी, अच्छा बनाना, खराब नहीं हो जाए। वो अपनी सीट से बार बार वहीं चक्कर लगाता रहे और 3-4 घंटे का जो समय है वो खत्म हो जाए, खाना बन जाए, बच्चों को खाना खिलाओ और जाओ, हो गई पढ़ाई। ये व्यवस्था है पूरे देश के अंदर। सरकार के स्कूलों में पढ़ाई बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लोग और जिनकी भी उम्र 50 साल है, वो सब सरकार के स्कूल में पढ़ के आए, हमको अकल आ गई, हम अपने अधिकार की बात करने लगे, उन्होंने सरकार के स्कूल में पढ़ाई बंद कर दी। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल खोलते हैं। CBSE बोर्ड के तमाम स्कूल उन्होंने खोल रखे हैं, उनके पास पैसा है,
वहां पर जो फीस ली जाती है 8,000, 10,000, 6,000 रुपये महीने, 2,000 रुपये आने जाने के लिए वैन, और फिर उसके बाद कोचिंग, 10-12 हज़ार में एक बच्चा पढ़ता है। हमारे देश के अंदर हमारे जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ये लोग 100 में से 90% लोग आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और मजदूर 5-6 बच्चों को एक बच्चे पर 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके नहीं पढ़ा सकता। और यही वजह है कि हमारे बच्चे आज तक किसी भी मोहल्ले में हम सर्वे करें, डायरी और पेन लेके निकले और एक घर में जाए, भाई कितने बच्चे हैं? 6। हाई स्कूल पास कितने हैं? हाई स्कूल पास 1 है। दूसरे घर में जाओ, हाई स्कूल पास कितने हैं? अरे साहब पढ़ा नहीं पाए हम बच्चों। तीसरे घर में जाओ, हाई स्कूल पास कितने हैं? नहीं पढ़ा पाए। तो हालत ये निकलेगी, हाई स्कूल पास बच्चे मुश्किल से 25% निकलेंगे, 75% बच्चे हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ 15-16 साल का, तो घर परिवार के खर्चे को चलाने के लिए माँ बाप के साथ बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई से अलग हट जाते। अब ये क्योंकि प्रकृति ने पेट बनाया है, भूख बनाई है, तो भूख को शांत करने के लिए खाना चाहिए, और खाना पैसे से मिलता है तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। जब मजदूरी कर रहे थे तो भारत के अंदर जो आज़ादी है, भारत का जो संविधान हमको आज़ादी देता है, तो हमारा क्या मतलब रहा आज़ादी का और संविधान का? मजदूरी तो हमारे पहले जो पूर्वज थे वो भी करते होंगे, और वही मजदूरी अब करनी पड़ रही है। हमारे गली मोहल्ले बस्ती में 3-3 फुट की गलियां, हमारे 85% लोगों में से 10% लोग ही ठीक ठाक से जीवन यापन कर रहे हैं, बाकी के 90% लोग आज भी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। ना उनके घर मकान अच्छे, ना अच्छा खाना खा पा रहे, ना अच्छे घर में रह पा रहे, और जाति और धर्म के आधार पर हर समय दिमाग में ये रहता है कि कुछ परेशानी ना आ जाए, कोई हमारा अपमान नहीं कर दे, कोई हमें झूठे केस में नहीं फंसा दे, हर समय डर है। तो ये क्या आजादी है हमारी? क्या हम आजाद हुए? क्या हम खतरे के साथ, शान के साथ चल रहे हैं अपने क्षेत्र में? एक भय बना हुआ है दिमाग के अंदर, कब बुलडोजर आ जाए, कब बुलडोजर चल जाए, कब पुलिस आ जाए, कब उठा के ले जाए, कोई सुनने वाला नहीं। इन तमाम समस्याओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, जब वो जिंदा थे, इस देश के मजलूम लोगों, कमजोर लोगों, दलित लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों, मुस्लिम भाइयों, यदि आपको प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, तो मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग आपस में अपना भाईचारा बनाओ, अपना नेता बनाओ, अपने सांसद बनाओ, अपने विधायक बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो, क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था कि राजनीतिक सत्ता से ही सारी समस्याओं के समाधान हो सकता है, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो जब बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति कह के गए, तो हम लोगों को उनके विचारों पर अमल करना चाहिए। हमारी पार्टी कांग्रेस नहीं हो सकती है, हमारी पार्टी भाजपा नहीं हो सकती है, हमारी पार्टी कोई और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि उदाहरण आज भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे राजू अंसारी जी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाई हमारी आवाज उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में कितने लोग बैठे हैं? 545। 545 में से 37 समाजवादी पार्टी के हैं, 99 कांग्रेस के हैं, और बाकी कुछ और दलों के हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के 240। मुस्लिम भी बैठे हैं दूसरी पार्टियों से चुनकर, दलित भी बैठे हैं 133 की संख्या में दूसरी पार्टियों से चुनकर, पिछड़े वर्ग के लोग भी बैठे हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात, संविधान में लिखे हुए अधिकारों की बात वहां कोई नहीं कर रहा है। कौन कर रहे हैं? अकेले एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। गरीबों की आवाज कौन बुलंद कर रहे हैं? एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। तो वही हमारा नेता कौन होना चाहिए? जो हमारे लिए संघर्ष करे,
जो हमारे लिए हमारी बात करे वो हमारा नेता होना चाहिए। हम लकीर के फकीर क्यों बने हुए हैं? अरे हमारे बाप दादे कांग्रेस में थे तो हम भी कांग्रेस में, भाई क्यों, क्या मतलब? लकीर के फकीर मत बनिए। आज की तारीख में सोचिए, आज हमारे लिए कौन संघर्ष कर रहा है इस लोकतंत्र में। एक बात मैं और कहता हूं, हम और आप लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम और आप कभी विधायक बनने की बात ही नहीं सोचते हैं, सांसद बनने की बात नहीं सोचते हैं, पार्षद जिला पंचायत का सदस्य बनने की बात नहीं सोचते हैं, मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं सोचते हैं, प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? दुकान पे जाना है, मजदूरी करनी है, कारखाने में जाना है, गली में जाना है, झाड़ू लगाना है, बाल कटवाने हैं, जो पुश्तैनी काम धंधा है उसी में लगे हुए। जब आप सोचेंगे नहीं कि हमको राजा बनना है, हमारे वोट से हम राजा बन सकते हैं, हमारे वोट ज्यादा हैं, हम लोग दलित मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल के अपनी पार्टी के लोगों को वोट देके एमपी एमएलए बनाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं वो लागू हो जाएंगे। जब वो लागू हो जाएंगे तो हम लाट साहब बन के जिएंगे, फिर हमारे दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सोचते नहीं? इमाम साहब ने मस्जिद से दूसरी पार्टी से सेटिंग कर ली, उन्होंने कान में फूंक दिया, भाई वोट कांग्रेस को देना। ठीक है साहब, पूरा मोहल्ला कांग्रेस का हो गया। क्या मतलब? अपने वोट का महत्व समझिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, आपके माँ बाप भी कुछ भी कहें, अगर आप वोटर हैं, 18 साल की उम्र है, तो अपने माँ बाप ने जो कहा है उस पर ही विचार कीजिए कि मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो या भाजपा को दो या सपा को दो या आजाद समाज पार्टी को दो, तो मैं दूं या नहीं दूं? आपका वोट महत्वपूर्ण है। एक एक वोट से ही सरकार बनती है और एक एक वोट से ही सरकार गिर जाती है। तो ये मत सोचो पूरा मोहल्ला उस पार्टी को दे रहा है तो लो मैं भी दे आया। हमने देखा, आप लोग सब सोचते होंगे वोट वाले दिन वीडियो लेके हमारे ये पत्रकार बंधु घूमते हैं तो किसी औरतों से पूछते हैं, बड़े बड़ों से पूछते हैं, चाचा वोट कहाँ दिया, चाची वोट कहाँ दिया, पूरा गांव दे के आया हो, वहीं मैं दे आई। अरे क्या मतलब? तो हमें अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। अपना वोट वहां देना चाहिए जहां हमारे लिए कोई संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई संघर्ष नहीं कर रहा है इन मनुवादियों के खिलाफ, इन भाजपाइयों के खिलाफ। भाई चंद्रशेखर जी को 4 बार गिरफ्तार किया इन लोगों ने, 26 महीने जेल में रह के आए, लाठियां मारी उनको कोहनी से रीढ़ की हड्डी में मार मार के उनके रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया। उनको खड़े होने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। और पिछले साल तो उन पर हमला किया, गोली मारी गई, पेट को चीर हुई निकल गई। आपकी और हमारी सबकी दुआओं से ऊपर वाले ने उनको बचा दिया, नहीं तो उस दिन गोली सीधी हो जाती तो आज हमारा नेता हमारे बीच में नहीं रहता, तो हम ये इस प्रकार की जो मीटिंगें कर रहे हैं ये भी नहीं कर पाते। तो भाई मेरी तो आपसे अपील है कि आप लोग घर बैठ के चिंतन मंथन किया करो कि कौन हमारा नेता है जो हमारी तकलीफ के लिए संघर्ष कर रहा है। ये मोहम्मद राजू अंसारी वारसी जी लगातार पहले बीएसपी में और अब आजाद समाज पार्टी में, इनको क्या कोई पार्टी तनख्वाह देती है? ये अपना डीजल पेट्रोल फूंकते हैं, दिन भर भागदौड़ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये हमारे वकील साहब शानू एडवोकेट जी, ये भी पहले बीएसपी में गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ते रहे, अब इन्होंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये हमारे तमाम मुस्लिम भाई बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं और हमारे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। तो और मैं, मेरे तमाम साथी, हम तो पार्टी बना रहे हैं और बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। घर बनाना है तो घर को बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। जब घर बन के तैयार हो जाएगा तब आसान से रह पाएंगे। तो पार्टी बना रहे हैं। अब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप समझ रहे हो कि ये होटल वाले भी पैसा लेंगे, ये मालाएं आएंगी, झंडे आए, ये भी पैसे से आए। कौन दे रहा है पैसा? आपस में कर करके हम लोग चंदा वंदा करके
और पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग इस पार्टी को मजबूत करो, इस पार्टी से जुड़ो, इस पार्टी की चर्चा करो अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने अपने मोहल्लों में जाके बैठो, कहो आज बड़ी बातें बताई गई आजाद समाज पार्टी की, और हमको संविधान अधिकार देता है, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में इलाज होना चाहिए, लेकिन सरकार में मनवादी लोग बैठे हैं जो जात पात को मानते हैं, धर्म पात को मानते हैं, वो हमारा भला नहीं चाहते, इसलिए ये लोग कभी हमारा भला नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने लोगों को एकजुट करके भाईचारा बना के दलित मुस्लिम सब ईसाई सब आपस में मिलजुल कर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें। आप देखिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के वोट लगभग 80-90 हजार, और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में दलित समाज के वोट भी लगभग 80-90 हजार, और वहीं हमारी कुशवा समाज, बघेल समाज, नाई समाज, प्रजापति समाज, वाल्मीकि समाज, कोटी तमाम जातियां ऐसी हैं, उनके वोट भी लगभग 1.5 लाख है। तो 70% में हम लोग हैं प्रत्येक विधानसभा में, और 30% में हमारे संविधान विरोधी लोग हैं, लेकिन वो 30% वाले हमारे बीच में आके अपनी पार्टी का प्रचार करके हमारा वोट ले जाके सरकार बना लेते हैं, और हम लोग 70% वाले अपने लोगों को जिस दिन हम 30% इकट्ठा कर लेंगे तो 30% पे ही हमारी सरकार बन जाती है, हमारे लोग जीत जाते हैं। लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं। ये मीटिंग हो रही है, राजू अंसारी जी ने कहा कि भाई चलो मीटिंग है, तो कुछ लोग तो ऐसे हो रहे हैं हमें क्या होता है राजनीति से, कोई हम नेता है। जब परेशानी आती है तब फोन, भाई ये सिपाही आ गया है, भाई जरा जल्दी आ जाओ। अबे जब आपने भाई को नेता नहीं बनाया, भाई में ताकत नहीं दी, तो भाई की बात सिपाही क्यों मानेगा? तो इस देश के अंदर जिसके पास शक्ति है उसकी चलती है, जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी कोई नहीं। तो शक्तिशाली बनो और शक्ति इकट्ठा करने के लिए मेहनत करो। घर पे बैठे रहते हो फालतू, जैसे ही आपको समय मिलता है काम से फ्री होते हो 2 घंटे 4 घंटे का, सीधे मोहल्ले में जाओ, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में 10 लोगों को 20 लोगों को इकट्ठा करो और पार्टी की बात करते रहो, पार्टी से लोगों को जोड़ते रहो, पार्टी की छोटी छोटी मीटिंगें करवाते रहो, पार्टी का प्रचार करो। आने वाले 27 के चुनाव की तैयारी अभी से करो। हम 27 के चुनाव में 26 सीट और जो आगरा दक्षिण सीट दलित मुस्लिम लोग भी दलित समाज और मुस्लिम समाज एकजुट हो गया तो जो अन्य गरीब कमजोर पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई अब ये लोग हमारी हिफाजत कर सकते हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। तो ये दोनों सीटें निकल जाएंगी। 2 साल बाद आप मान लो कि आपने 2 विधायक जिता दिए तो फिर डीएमएसपी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे विधायकों की बात नहीं सुनेगा, 100 बार सुननी पड़ेगी उसको। फिर कोई थानेदार और तहसीलदार फिर हमारी ना जमीन पे कब्जा कर सकता है, ना हमारा उत्पीड़न और शोषण कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। हम लोग मेहनत मजदूरी करें, खाना खाएं, बनाएं, खाएं, लेकिन इसके साथ साथ जिंदा रहना है तो इंसान बन के जिंदा रहो। इंसान वो होता है जिसका सम्मान है। उलझन, परेशानी, दुखी, डरे, सहमे, इस तरीके से रह के अपनी जिंदगी जीना, ये कोई जीना नहीं। जियो तो शान से जियो। और ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, आप भी लगो। ये स्टेज पे बैठे हुए 4-6 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप सब लोग रिश्तेदारों को जोड़ो, दोस्तों को जोड़ो, पड़ोसियों को जोड़ो और एक मुहिम चला दो। आजाद समाज पार्टी मुस्लिम क्षेत्र में, मुस्लिम गलियों में दिखाई देनी चाहिए। सब नीले झंडे लगाओ अपने अपने घरों पर और पार्टी के सदस्य बनो, पार्टी की कमेटियों में काम करो। कोई बूथ का अध्यक्ष बनो, कोई सेक्टर का बनो, कोई विधानसभा का, कोई युवा मोर्चा का, तमाम संगठन की पद हैं, कुछ ना कुछ पद लेके पार्टी में सक्रिय रहो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं राजू अंसारी जी का, राजेंद्र जी का, संदीप जी का, अपने जिला अध्यक्ष शशांक जी का, अपने महानगर अध्यक्ष शानू एडवोकेट जी का और प्रधान जी का और अपने सौरभ जी का और अपने अरुण भारती जी, राजवीर सिंह जी, कैप्टन साहब, हमारे बुजुर्ग सब लोग, इन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। हमारे जिला महामंत्री भी आ गए, उस्मानी साहब,
और आप सब लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और कीमती समय देकर ये कार्यक्रम आपने सफल बनाया। अपने तमाम पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आप सभी लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था रखी है। आप सभी लोग जाने से पहले चाय पानी पी के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट। नदीम अब्बास साहब को है हाजी अली हमारे बीच में, ये सब ज्वाइनिंग करने के लिए है। हाँ ज्वाइनिंग करवा डालते हैं हमारे, वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक हमारे बीच में समीर खान है, वो भी आए, वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। पार्टी के जिम्मेदार महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महानगर प्रभारी, ये सब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, सबको पार्टी का कराएंगे। शाहरुख अब्बास साहब, शाहरुख अब्बास साहब, नदीम अब्बास साहब, निसार साहब, इमाम बारसी साहब, सलीम बारसी साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह मंसूरी साहब, हाजी मुनव्वर साहब, मुबीन कुरैशी साहब, मुफीस भाई, हसीम भाई, जट्टू भैया, इम्तियाज अंसारी साहब, रफी भाई, अकबर भाई, आमिर भाई कुरैशी साहब, हारून भाई, रियान भाई, फिरोज बटाती साहब धनोरी वाले, राहुल भाई ज्वाइन करें। सब हमारे जिले और महानगर के पदाधिकारी सब अपने ज्वाइन कराएं। हमारे बीच में खुर्शीद साहब, हमारे अकील भाई सब ज्वाइन करें। फैजान साहब, सोहेल साहब, फैजान खान साहब, समीर कुरैशी साहब, सवाउद्दीन साहब, समीर भाई, आइए सर भाई, आओ सर भाई। कबीर भाई, इस्लाम भाई, मोइन भाई, अली भाई, वकील साहब, मुकेश कुमार साहब, शाहरुख खान साहब, सलीम खान साहब, बबलू भाई, जान मोहम्मद साहब, समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुस्लिम करो विचार, अब तक होगी अत्याचार, मुस्लिम करो विचार, अब तक होगी अत्याचार। समाज पार्टी जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुस्लिम करो विचार, अब तक होगी अत्याचार, मुस्लिम करो विचार, अब तक होगी अत्याचार। समाज पार्टी जिंदाबाद जो आपका सम्मेलन हुआ है उसको देखते हुए आपको क्या उम्मीद लगी? उम्मीद क्या होती है? भाई चंद्रशेखर मात्र एक ऐसे नेता है जो बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लड़ाई लड़ रहा है, जो नेता संघर्ष करता है सड़क पे, हमें उसी का साथ देना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी में तो खास तौर से ये भाई चंद्रशेखर जी लोकप्रिय हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है मुसलमानों की, तो भाई चंद्रशेखर जी लड़ रहा है। इसका उदाहरण है, ये कोई हम हवा में नहीं देख रहे हैं। हम आज 45 साल की हमारी उम्र है, हम हर चीज़ को बाउश कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर जी की तरफ बहुत गंभीरता से मुस्लिम समाज तन मन से धन से सबसे तैयार है।
और आप देख लीजिएगा 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री होंगे और आने वाले समय में देश के अंदर वो प्रधानमंत्री होंगे। आप देख लेना कि आने वाले समय में बहुजन समाज का लोकप्रिय हमारे नेता इस शासन सत्ता को संभालेंगे। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।